कल हम लोगों ने लास्ट जो डायमेंशन निकाली थी, किसकी निकाली थी वो? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अभी उसके आगे पढ़ेंगे। कल तुम्हारा डायमेंशन का एक टेस्ट होगा। डायमेंशन सारे आज खत्म कर देंगे, इससे आगे पढ़ सके। हम चल रहे थे फ्लूइड्स में। फ्लूइड में जो अगली क्वांटिटी है वो है सरफेस टेंशन। एक होती है टेंशन, एक होती है सरफेस टेंशन। क्या दोनों की डायमेंशन सेम होनी चाहिए? टेंशन कुछ और है और सरफेस टेंशन कुछ और है। टेंशन की डायमेंशन तो वही होती है जो फोर्स की होती है पर ये जो सरफेस टेंशन है इट इज डिफरेंट। ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये वो प्रॉपर्टी है, लिक्विड में होती है प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, गैस में नेग्लिजिबल होती है। लिक्विड की सरफेस का बिहेवियर होता है जस्ट लाइक ए स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, तनी हुई झिल्ली के समान व्यवहार करती है। उस पर हम सुई तैरा सकते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से देखें तो सुई नहीं तैरेगी, क्योंकि आयरन की जो डेंसिटी है, उसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है। तो लोहा पानी में डूबेगा ही डूबेगा। वो बारीक सुई है, वो अपने वॉल्यूम के बराबर, मतलब वो अपने वेट के बराबर वॉल्यूम का लिक्विड डिस्प्लेस नहीं कर सकती, पर सरफेस टेंशन के कारण तैरती है। जितने भी कीड़े पानी पर तैरते हैं बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। डेड सी में कोई डूब नहीं सकता बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के लिए सिंबल एस भी यूज करते हैं या फिर यूज करते हैं सिग्मा, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो तुमसे पूछा जाता है कि और कौन सी क्वांटिटी है जिसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन जैसी है। तो अगर मैं डायमेंशन लिखूंगा तो mlt-2/L तो बनेगी mt-2। तो क्या तुम बता सकते हो ऐसी कोई क्वांटिटी जो तुमने पढ़ी हो जिसकी डायमेंशन सरफेस टेंशन जैसी है? इस क्वांटिटी का नाम है फोर्स कांस्टेंट। जब तुम स्प्रिंग्स को पढ़ते हो, स्प्रिंग पे अगर हम फोर्स F लगा रहे हैं तो उसमें होने वाला एक्सटेंशन प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सटेंशन। इसमें अगर मैं ग्राफ खींचूं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए स्प्रिंग के लिए जो ग्राफ मिलता है वो ऐसा मिलता है। तो जब प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है, इट इज कैपिटल K एंड इट इज कॉल्ड स्प्रिंग कांस्टेंट। इसके और भी नाम है, स्प्रिंग कांस्टेंट तो है ही से। इसको हम बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, या फिर हम इसको बोलते हैं स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। कोई स्प्रिंग को खींचना या कंप्रेस करना जितना ज्यादा मुश्किल होता है उसके लिए इस कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है। तो अगर तुम इसकी डायमेंशन निकालोगे तो K के लिए जब मैं लिखूंगा तो बनेगा F/X। तुम देख रहे हो सिमिलर फॉर्मेशन है, F/L बोला तो डायमेंशन mt-। तो यहाँ से तुम्हें याद रखना है कि सरफेस टेंशन और फोर्स कांस्टेंट दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। इसके बाद गैसेस में हम जाते हैं। तो गैसेस में अलग अलग कई कांस्टेंट आते हैं, जैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो उसकी डायमेंशन निकालने आनी चाहिए। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट सुना है क्या इसका नाम? कैपिटल R से दिखाते हैं। इक्वेशन होती है एक तो PV = nRT μRT। यहाँ से तुम गैस कांस्टेंट की डायमेंशन निकाल सकते हो। एक और होती है एनर्जी = ½ kT। वहाँ पे K होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल k, और गैस कांस्टेंट तो 3/2RT ऐसा कुछ एक्सप्रेशन बनता है। दोनों फॉर्मूले से तुम डायमेंशन निकाल के देख सकते हो। वैसे भी प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो तुम कंपेयर कर सकते हो प्रेशर वॉल्यूम का प्रोडक्ट और एनर्जी, दोनों की डायमेंशन सेम है। यानी प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट एनर्जी के बराबर लिखा जा सकता है। जैसे प्रेशर की डायमेंशन
एम एल माइनस वन टी माइनस टू, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया L3, तो ये बन गई ml2t माइनस थ्री, सॉरी ml2t माइनस टू, जो कि एनर्जी की। तो यहाँ पर हम R के डायमेंशन निकालने के लिए इसे प्रेफर करेंगे, क्योंकि वहाँ दो क्वांटिटी की डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, यहाँ सीधे एनर्जी की डायमेंशन। एनर्जी की डायमेंशन को सिंपली अगर मैं T से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगी R की डायमेंशन। तो R की डायमेंशन होगी ml2t माइनस टू K माइनस वन, केल्विन आ जाएगा, टेम्परेचर जाएगा डिनोमिनेटर। These are the dimensions for universal gas constant ml2t minus 2 K minus 1। फिर ऐसे होती है वान डेर वाल गैस इक्वेशन। पहले बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी देख लेते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की अगर बात करें, BOLTZMANN बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल के कहाँ यूज होता है, किसमें? KTG में, ठीक है, KTG में यूज होता है, और भी कई जगह यूज होता है। ये किसके बराबर होता है? एवोगैड्रो कांस्टेंट से लिंक्ड होता है, उसके रेसिप्रोकल से हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है हाफ KT यहीं पर आता है, एनर्जी इक्वल टू हाफ KT। हर डायरेक्शन में KTG में तुम सीखते हो अलग अलग डायमेंशन में एनर्जी इक्वली डिवाइड होती है, बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। तो हाफ KT वो एनर्जी होती है हर डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर तुम K की डायमेंशन निकालोगे तो फिर से तुम्हें क्या मिलने वाला है? तो जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की डायमेंशन है वही है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की डायमेंशन। सर वो ऊपर वाले फॉर्मूले से PV nRT से मोल इनवर्स में आएगा, R की डायमेंशन एंड नंबर ऑफ मोल्स लिख रहा हूँ तो आएगा, नंबर ऑफ मोल 1 मान लूँगा तो नहीं आएगा, 1 मोल गैस मतलब वहाँ से तो आना चाहिए। हम जब यूज करते हैं PV इक्वल टू RT यूज करते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बाद तुम्हें इक्वेशन दी जाती है, वान डेर वाल गैस इक्वेशन। उसमें दो कांस्टेंट आते हैं A और B, तो तुम्हें उनकी डायमेंशन पता करनी है। तो उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस के लिए जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी उसे अप्लाई करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ऐसा भी होता है कि अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो उसमें आने वाली हर टर्म जिसको तुम प्लस या माइनस से सेपरेट कर रहे हो, ऐसे हर टर्म की डायमेंशन सेम होगी अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है। जैसे S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो UT की डायमेंशन और हाफ AT स्क्वायर की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, नहीं तो हम बोलेंगे डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो ऐसा भी होता है कि कोई इक्वेशन फिजिकली करेक्ट हो, डायमेंशनली करेक्ट ना हो। सारी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो, नॉट नेसेसरी। तो ऐसा भी हो सकता है डायमेंशनली करेक्ट हो बट फिजिकली करेक्ट ना हो, इट इज पॉसिबल। तो और आगे की क्वांटिटीज पे अगर चले हम तो ऑसिलेशन और वेव्स, ये चैप्टर आते हैं लास्ट में। ऑसिलेशन और वेव्स में जो नई क्वांटिटीज आएंगी कोई, तो शायद कोई भी नहीं है नई क्वांटिटी तो इक्वेशन देकर जरूर तुमसे पूछते हैं, जैसे एंगुलर फ्रीक्वेंसी वगैरह उसमें आ जाती है, फेज आ जाती है। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, y इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t। ये एक इक्वेशन है जो ये बताती है कि किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम कैसे चेंज हो रहा है साइन के फंक्शन की फॉर्म में। साइन का फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं साइनोसॉइडल, जो साइन के फंक्शन को फॉलो करते हुए चेंज होता है उसको तो साइनोसॉइडली चेंज होता है। अब मान लो मैं तुमसे कहता हूँ कि इसमें ओमेगा की डायमेंशन निकालो, तो हमें पता है ओमेगा और टी कंबाइंडली डायमेंशनलेस है। ओमेगा टी की डायमेंशन जो है वो है m0 l0 t0। तो यहाँ से अगर ओमेगा की डायमेंशन निकालनी पड़े तो आ जाएगी t-1। ए की डायमेंशन निकालो तो साइन थीटा अपने आप में डायमेंशनलेस है, ए की डायमेंशन वही है जो y की यानी l। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं a, एम्पलीट्यूड। अगर मैं यहाँ पे लिखता ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी प्लस 5 उस एक्सप्रेशन में,
तो फाई को बोलते हैं हम इनिशियल फेज। तो ऐसे सिचुएशन में फाई की डायमेंशन क्या होती, जो ओमेगा टी की होती, तो ओमेगा टी की डायमेंशन क्या है, ओमेगा की टी माइनस 1 है इंटू टी 0। तो फाई होता है डायमेंशनलेस, यानी इनिशियल फेज या फेज कांस्टेंट होता है डायमेंशनलेस। फेज एक वर्ड यूज करते हैं एंगुलर पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कि पार्टिकल की एंगुलर पोजीशन क्या है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है फेज से। 12th की क्वांटिटीज पे चलते हैं। 12th क्लास में जो क्वांटिटीज तुम्हें पढ़नी है उनसे थोड़ी सी फैमिलियरिटी। चार्ज क्यू, चार्ज क्यू है करंट इनटू टाइम। करंट को अगर मैं फंडामेंटल क्वांटिटी मानता हूं, हम चाहे तो चार्ज को भी फंडामेंटल मान सकते हैं। एक्चुअल में फंडामेंटल क्वांटिटी करंट है। करंट को मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी माना तो चार्ज की डायमेंशन बनी, करंट को दिखाया ए से AT, these are dimensions for charge। चार्ज के बाद तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पर तुम्हें इस सब की चिंता करने की जरूरत नहीं, चाहे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक हो, चाहे ग्रेविटेशनल हो, चाहे न्यूक्लियर हो, सभी के डायमेंशन वही होगी जो फोर्स की है, MLT माइनस 2। फिर तुम पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड में सिमेट्री है। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम दिखाते हैं कैपिटल E सबस्क्रिप्ट G से, और ये होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक वैसे जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड जो था E सबस्क्रिप्ट G, वो था ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन मास, तो ये होगा F अपॉन Q। तो इसकी डायमेंशन हम सीधे निकाल सकते हैं MLT माइनस 2 अपॉन Q, यानी MLT माइनस 2 A माइनस 1 और T माइनस 1 तो T माइनस 3, A माइनस 1, नीचे से AT ऊपर जाएगा तो A माइनस इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन है। फिर यहाँ एक ये कांस्टेंट आ रहा है। कुछ कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं जो डायमेंशनलेस होते हैं। यानी कुछ कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं पर सब कांस्टेंट डायमेंशनलेस नहीं होते। तो इस कांस्टेंट की कुछ डायमेंशंस होंगी, वो हमें यहीं से निकालनी पड़ेंगी। अगर मैं K की डायमेंशन निकालना चाहता हूँ तो मैं इस फॉर्मूले को K के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, FR स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो F के डायमेंशन लिखूंगा MLT माइनस 2 R स्क्वायर L2 अपॉन Q1 Q2 बनेगा A2 T2। तो डायमेंशन बनेगी M L3 T माइनस 4 A माइनस 2। These are dimension of electrostatic constant। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हम कहते हैं। फिर इस K की वैल्यू जो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। ये सिंबल है एप्सिलॉन। जब किसी सिंबल के साथ हम सबस्क्रिप्ट में 0 लगाते हैं तो ये क्वांटिटी डिफाइंड होती है वैक्यूम या एयर के लिए। तो ये एप्सिलॉन 0 डिफाइंड है वैक्यूम या एयर के लिए। तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन बताओ, तो हम जानते हैं 4 पाई इज डायमेंशनलेस। तो एप्सिलॉन 0 की डायमेंशन सिंपली जो K की डायमेंशन है उसकी रिवर्स हो जाएगी, यानी M माइनस 1 L माइनस 3 T 4 A2। इस एप्सिलॉन 0 को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। तो 12th में पढ़ोगे, ऐसे भी नाम सुन लो, बहुत है। यहाँ से बेसिक कंसेप्ट जो तुम्हें समझना है कि अगर फॉर्मूला पता है तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं उसकी प्रैक्टिस करनी बस। इसी तरह से मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक क्वांटिटीज हैं, उनकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिक जो मेथड है वो क्लियर होना चाहिए। अगर फॉर्मूला पता है किसी क्वांटिटी का तो उसकी डायमेंशन निकालना आसान है। अब अगर तुम डायमेंशन जानते हो तो उससे क्या क्या कर सकते हो, यानी इस एनालिसिस की क्या एप्लीकेशंस हैं। सब हेडिंग एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अगर हम डायमेंशन निकालना जानते हैं तो हम क्या क्या कर सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो एप्लीकेशन है वो है किसी क्वांटिटी की वैल्यू को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। यूनिट कन्वर्जन, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदलना।
तो सब हेडिंग तुम्हें लगा एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, इसमें डैश लगा के तुम लिख सकते हो। फर्स्ट, टू कन्वर्ट unit of a quantity from one system to other. To convert unit of a quantity from one system to other. इसमें क्या होगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी है Q, तो हमने शुरू में सीखा था Q को कैसे दिखाते हैं, NU, N इज न्यूमेरिकल वैल्यू, U इज यूनिट। एक सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, यूनिट U1 है, जैसे 10 मीटर। किसी दूसरे सिस्टम में अगर मैं सेंटीमीटर में बदलता हूँ तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर हो जाएगी 1000, 10 इंटू 100, 1000 इंटू यूनिट चेंज होकर हो गई सेंटीमीटर। फिजिकल क्वांटिटी वही रहेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट बदलेगी, तो हम लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। यहाँ से अगर मुझे मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू सेकंड सिस्टम में पता करनी है तो मैं N2 को लिख सकता हूँ N1 टाइम्स U1 अपॉन U2। तो अगर मुझे फर्स्ट सिस्टम में यूनिट पता है, सेकंड सिस्टम में यूनिट पता है, फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, तो मैं सेकंड सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल सकता हूँ। और इसके लिए जो लॉजिक काम करता है, ये जो यूनिट है हम इसको डायमेंशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यूनिट और डायमेंशंस लिंक्ड है। जैसे मैं फोर्स के लिए बोलता हूँ न्यूटन, तो न्यूटन में क्या आ जाता है, न्यूटन इक्विवेलेंट होता है, अगर MLT-2 से देखें तो M से किलोग्राम, L से मीटर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस हिसाब से हम देख सकते हैं यूनिट को हम डायमेंशन में लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, माना कि फर्स्ट सिस्टम में मास की यूनिट है M1, लेंथ की यूनिट है L1, टाइम की यूनिट है T1। तो ऐसे सिचुएशन में मैं ऊपर वाली जो क्वांटिटी है U1 इसको लिख सकता हूँ M1 की पावर A, L1 की पावर B, T1 की पावर C। हमें पता है यूनिट चेंज होने पर डायमेंशन तो नहीं बदलती, चाहे मैं सेंटीमीटर में नापूं लेंथ को या मीटर में नापूं, डायमेंशन L ही रहेगी उसकी। तो ABC जो डायमेंशन है वो चेंज नहीं होगी, हाँ यूनिट चेंज हो जाएगी। मास की यूनिट M2 पावर A, लेंथ की यूनिट L2 पावर B, टाइम की यूनिट T2 पावर C। तो यूनिट चेंज हो गई, सिर्फ डायमेंशन वो की वही है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाता है N2 इक्वल टू N1 टाइम्स, हम इसको सेपरेट कर देते हैं, M1 अपॉन M2 रेज़ टू पावर A, L1 अपॉन L2 रेज़ टू पावर B, T1 अपॉन T2 रेज़ टू पावर C। और इस फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम कन्वर्जन करते हैं, जिसमें जो बहुत फंडामेंटल, मोस्ट फंडामेंटल 3 कन्वर्जन है वो तुम्हें आने चाहिए। तीनों कन्वर्जन में तुम्हें प्रैक्टिस करा रहा हूँ जो तुम्हें आने चाहिए। पहला क्वेश्चन बनता है, तुमसे कहा जाता है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, कैलकुलेट करो। तो 1 न्यूटन में कितने डाइन, इसके लिए तुम्हें जानकारी ये होनी चाहिए कि न्यूटन जो है वो SI यूनिट है या MKS यूनिट है, और डाइन जो है वो CGS यूनिट है। CGS सिस्टम में किसकी यूनिट है, फोर्स। तुम्हें फोर्स की डायमेंशन आनी चाहिए, तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है MLT-2, इसको हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं, यानी M की पावर A, L की पावर B, T की पावर C से। तो हमें A की वैल्यू मिलती है 1, B की वैल्यू मिलती है 1 और C की वैल्यू मिलती है -2। ये जो पावर्स लगानी है उसकी वैल्यू हमें मिल गई। अब इसके बाद हम फॉर्मूला लगाते हैं N2, यानी ये हमें पता करना है सेकंड सिस्टम इज CGS सिस्टम, फर्स्ट सिस्टम इज SI सिस्टम। N1 की वैल्यू 1 न्यूटन को बदलना है। अगर 10 न्यूटन को बदलने के लिए बोलते तो N1 की जगह मैं 10 रखता, 100 न्यूटन बदलने को बोलते तो मैं 100 रखता। M1 फर्स्ट सिस्टम SI सिस्टम में मास की यूनिट किलोग्राम, छोटा k छोटा g। M2 सेकंड सिस्टम CGS सिस्टम में मास की यूनिट ग्राम, gm से दिखाया जाएगा, और इसकी पावर a मतलब 1। फिर लेंथ की यूनिट फर्स्ट सिस्टम में मीटर, सेकंड सिस्टम में सेंटीमीटर, पावर 1। टाइम
सेकेंड दोनों ही सिस्टम में, चाहे ऐसा ही सिस्टम हो चाहे सीजीएस सिस्टम, पावर -2। अब हमें कन्वर्जन फैक्टर्स आने चाहिए। जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। 1000 को लिख सकता हूँ 10 की पावर 3, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 की पावर 3। ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मैंने लिखा मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, यानी 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। ऊपर नीचे सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। सेकंड कट के 1 की पावर चाहे कितनी भी हो, माइनस हो 2 है तो 1 ही रहेगा वो तो हमें मिलता है न्यूमेरिकल वैल्यू के फॉर्म में 10 की पावर 5। उसके बेसिस पर हम कंक्लूड करते हैं कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होते हैं। दिस इज द सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसे कि तुम्हें सब्जेक्टिव पैटर्न के टेस्ट में लिखना होता है। कंपटीशन में तुम डायरेक्ट लिख देते हो कन्वर्ट करके, ऐसे सब्जेक्टिव टेस्ट में लिखना होता है। इसमें अगला जो तुम्हें आना चाहिए, तुमसे पूछा जाता है 1 जूल में कितने अर्ग। अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट है वर्क की या एनर्जी की। जूल ऐसा यूनिट है वर्क की या एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 तुमसे पूछा गया 1 जूल कितने अर्ग के बराबर। जो रिक्वायरमेंट है ये जानने की है कि फर्स्ट सिस्टम कौन सा है, तो फर्स्ट सिस्टम ऐसा ही है, सेकेंड सिस्टम सीजीएस है। फिर ये जानने की है कि ये जो क्वांटिटी है कौन सी है, ये वर्क या एनर्जी है, जिसकी डायमेंशन होती है mL/T-2। अगर तुम कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड से तो A की वैल्यू तुम्हें मिलती है 1, B की वैल्यू मिलती है 2, C की वैल्यू -2। अब तुम फॉर्मूला लगाते हो, N2 इज अननोन, N1 की वैल्यू 1, M1/M2 SI सिस्टम में किलोग्राम, CGS सिस्टम में ग्राम raised to power 1, then meter/centimeter raised to power 2, then second/second raised to power -2। किलोग्राम को बदला 10 की पावर 3 यहाँ से मिला हमको, वहां से 10 की पावर 2 मिला, पर 2 और लग रहा है तो 10 की पावर 2 का ट्वाइस यानी 10 की पावर 4 into 1, तो हमें रिजल्ट मिला 10 की पावर 7। यहाँ खाली 10 की पावर 7 ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। कंक्लूड हम कर सकते हैं 10 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, जिसे तुम्हें याद भी रखना है। डायरेक्टली यूज करेंगे इसको। तो ये दो हुए सिंपल क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फर्स्ट एप्लीकेशन पर बेस्ड। और इसमें थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ी सी और एक्स्ट्रा डिटेल इंट्रोड्यूस हो जाती है, पावर को लेकर है और एफपीएस यूनिट को लेकर। तो एफपीएस यूनिट के बारे में थोड़ी सी जानकारी तुम्हें होनी चाहिए। जैसे एफपीएस में हम यूज करते हैं पाउंड और पाउंडल, दोनों का डिफरेंस तुम्हें क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाउंड एंड पाउंडल। तो एफपीएस सिस्टम फीट पाउंड सेकंड सिस्टम है, जो ब्रिटिश सिस्टम है एक्चुअल में, यानी ब्रिटेन में चलता था। आज भी जो है भारत में बच्चे का वजन जो है पाउंड में नापा जाता है, या जो वेट लिफ्टिंग वाले जो वेट होते हैं उनको पाउंड में नापा जाता है। पाउंड को कैसे दिखाते हैं, एलबी या एलबीएस, और एक होता है पाउंडल। इसमें अंतर सिर्फ इतना सा है, जैसे F = mg और मास m। मास m के करस्पॉन्डिंग होगा पाउंड, और साथ में अगर g मल्टीप्लाई हो गया तो बन जाएगा पाउंडल। जैसे मास एंड वेट, तो मास को नापा जाएगा पाउंड में, वेट को नापा जाएगा पाउंडल में। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तुमसे कहते हैं कि एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, कैलकुलेटेड नहीं, कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट। उसके लिए कुछ डेटा दिया हुआ रहेगा और ये फॉर्मूले से निकालना। सब्जेक्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वाट प्रेजेंट इन 1 हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को लिखते हैं कैपिटल H डॉट कैपिटल P डॉट HP। जितनी भी पानी की मोटरें आती हैं उनकी पावर हॉर्स पावर में होती है, इन्हें बोलते हैं अश्व शक्ति।
इंजन की पावर को नापा जाता है हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर जो है कोई स्टैंडर्ड सिस्टम नहीं है। हॉर्स पावर जो है एक थंब यूनिट बोलते हैं ऐसे, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है। हाँ, हॉर्स पावर को अगर एफपीएस में बदलें तो इसकी वैल्यू कुछ होती है 515 to 32.2, ऐसे कुछ डेटा तुम्हें दिया जाता है। 32.2 कहाँ से आया और जी से आया। फीट पर सेकंड स्क्वायर में अगर तुम जी की वैल्यू लोगे तो इतने होते हैं 32 के आसपास। तो लिखोगे गिवन 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 550 into 32.2। पावर की डायमेंशन तुम जानते हो, ml to t minus 3। तो अगर मैं उसको यहाँ लिखना चाहूँ m fps में, lb l फीट में, ml2 फीट स्क्वायर t minus 3 पर सेकेंड क्यूब लिख सकता हूँ ऐसे लिखना। फीट इस पहले भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं। तो ये 1 हॉर्स पावर इतने के बराबर है। अगर तुम इसको पाउंडल में बदलना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कंबाइन कर सकते हो। जो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा, फीट पर सेकेंड स्क्वायर। क्या तुम बता सकते हो पाउंडल का सिंबल क्या होता है? क्या एलबीएस पाउंडल का सिंबल होता है और एलबी पाउंड का, या कुछ अलग होता है उसके लिए? तो ये वेरीफाई करना। मान लो मैं एलबी को मान लेता हूँ पाउंड और एलबीएस को पाउंडल, तो ऐसी सिचुएशन में मैं क्या लिख पाऊंगा, एलबी इसमें से एक फीट निकाला, नीचे से 2 सेकेंड निकाले, बन गया एलबीएस। तो बाकी क्या बचा, फीट, और नीचे क्या बचा 1 सेकेंड। सेकेंड की 2 पावर निकल चुकी। तो यहां था मास, यहां हो गया वेट। यहां मास था, वो फोर्स हो गया ma f इक्वल टू mg इस फॉर्मेट। तो ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। ये दिया हुआ है। अब तुम्हें कैलकुलेशन करनी है। तुम्हें पहचाना है फर्स्ट सिस्टम। फर्स्ट सिस्टम है एफपीएस, ये एफपीएस में वैल्यू हमारे पास है। सेकेंड सिस्टम हमें बदलना है एसआई में, क्योंकि वाट जो यूनिट होती है वो एसआई यूनिट। पावर के डायमेंशंस ये हैं ml to t minus 3, जिससे कंपैरिजन करने पर a की वैल्यू मिलती है 1, b की वैल्यू मिलती है 2 और c की वैल्यू मिलती है -3। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे। सो n2 इक्वल टू n1 टाइम्स n1 की वैल्यू क्या लिखूं, 1 नहीं लिखूंगा, दिस इज वैल्यू ऑफ n1, 550 into 32.2। m1 पाउंड, m2 kg पावर 1, l1 फीट, l2 मीटर पावर 2। ये दोनों सेकंड, सेकंड अपॉन सेकंड, पावर -3। व्हाट वी गेट, 550 into 32.2। अब तुम्हें कन्वर्जन फैक्टर आना चाहिए। पाउंड छोटा कि केजी छोटा? तो जवाब है पाउंड छोटा। कितना छोटा, 0.456 केजी के बराबर। 1 पाउंड इज अराउंड 0.456 केजी। केजी केजी कट गया। 1 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो कैलकुलेट करने का तरीका, तुम जिसको 1 फुटा बोलते हैं, यानी 1 फीट बड़ा स्केल जो होता है, बड़ा वाला स्केल, उसमें अगर देखोगे तो 30.5 तक
सेंटीमीटर मार्किंग होती है। एग्जैक्ट लिया जाए तो 30.48 सेंटीमीटर, यानी 1 फीट में होते हैं 30.48 सेंटीमीटर। तो मीटर कितने हुए? 0.3048 डिवाइड बाय 100, 0.3048 मीटर। मीटर कट गया, सेकेंड अपॉन सेकेंड इज 1। जब तुम इसे कैलकुलेट करोगे यू विल गेट अप्रॉक्सीमेटली 741 से 746 के बीच कुछ आएगा। कैलकुलेट करके चेक करना, इसको वेरीफाई करना। ऐसे आता है 746 और फिर हम लिखते हैं 10 1 HP इक्वल टू 746 वाट। तो ये 3 स्टैंडर्ड एग्जांपल है इसमें जो तुम्हें आने चाहिए। इसके बाद की बात करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है? सेकेंड एप्लीकेशन है, अगर तुम डायमेंशनल एनालिसिस जानते हो तो तुम्हें वेरीफाई करना आना चाहिए कि गिवन इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। तो उसके लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद लेंगे। तो सेकेंड लिखोगे टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। टू चेक वेदर द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये एप्लीकेशन सबसे ज्यादा सिंपल है। जैसे तुमको कहा गया इसको चेक करो। एग्जाम्पल f इक्वल टू ma वेदर इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। तो तुमने लिखा डायमेंशन ऑफ क्वांटिटीज ऑन LHS, लेफ्ट हैंड साइड पर जो क्वांटिटीज हैं उनकी डायमेंशन यानी फोर्स की डायमेंशन MLT-2। फिर तुमने लिखा डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑन RHS, राइट हैंड साइड पर जो क्वांटिटीज है उनकी डायमेंशन यानी M और A। तो MLT-2 तुमने कंक्लूड किया एज डायमेंशंस ऑफ LHS इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ RHS। इसका मतलब इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तुमसे कहते हैं चेक करो T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। T है टाइम पीरियड, L है लेंथ ऑफ दिस सिंपल पेंडुलम, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुमने लिखा हियर तो डायमेंशंस है जो क्वांटिटीज लेफ्ट हैंड साइड में है LHS, वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की डायमेंशन वही होती है m0 l0 t जो टाइम की होती है। एंड डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटीज ऑन RHS यानी 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई G। 2 पाई इज डायमेंशनलेस, L की डायमेंशन L, G की डायमेंशन LT-2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अंडर रूट में है तो L अपॉन LT-2, L गेट कैंसल, T-2 का अंडर रूट T-1 और ऊपर आएगा तो T+1 यानी M0 L0 T। दोनों साइड की डायमेंशन सेम, सो इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तुमसे कहते हैं चेक करो whether this equation ut plus half at square is dimensionally correct or not। इसको डायमेंशनली करेक्ट तब माना जाएगा जो भी टर्म्स पॉजिटिव नेगेटिव साइन से सेपरेटेड है सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इसके डायमेंशनली करेक्ट होने के लिए रिक्वायर्ड है डायमेंशन ऑफ s, डायमेंशन ऑफ ut एंड डायमेंशन ऑफ हाफ at स्क्वायर। s की डायमेंशन l, ut की डायमेंशन LT-1 into t मींस l और हाफ at स्क्वायर। हाफ इज डायमेंशनलेस, सभी कांस्टेंट डायमेंशनलेस होते हैं। एक्सेलरेशन LT-2 और मल्टीप्लाइड बाय T2 सो L। thus इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। तो ये हुई सेकंड एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस। तो जब भी हमें कोई इक्वेशन की डायमेंशनल कंसिस्टेंसी चेक करनी है हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद ले सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी लगा सकते हैं। तीसरी एप्लीकेशन ये इंपॉर्टेंट है, तुम्हें डिपेंडेंस दे दी जाती है कि फलाना क्वांटिटी फलाना 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 क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। तुम्हें ये नहीं बताते कैसे डिपेंड करती है, वेदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर।
और प्रोपोर्शनल इनवर्सली स्क्वायर, इनवर्स स्क्वायर, बस तुम्हें दिया डिपेंड करती है। नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। तो हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से उनका रिलेशन निकाल लेते हैं, उनका फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। हालांकि जो कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसकी वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे अगर कोई कांस्टेंट आ रहा है। तो थर्ड एप्लीकेशन, टू फाइंड द फॉर्मूला फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी, comma, if its dependence on other quantities is given to us. To find the formula of a physical quantity if its dependence dependence on other quantities is given to us. Dash लगा लो। सिंपल जो मोस्ट प्रोबेबल एग्जांपल है वहां से हम शुरू करते हैं। लिखोगे गिवन एग्जांपल पहला, गिवन टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ स्मॉल एल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी। और मान लो तुम्हें ये भी दे दिया एंड इट्स मास स्मॉल एम, मास पर भी डिपेंड कर रहा है, बॉब का जो मास है स्मॉल एम। देन फाइंड इट्स एक्सप्रेशन, तुम्हें इसका एक्सप्रेशन निकालो। तो जो स्टेप्स होंगे, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वही होगा। जो दिया हुआ है हम उसको लिखेंगे। हमें दिया हुआ है जो टाइम पीरियड है टी, वो प्रोपोर्शनल है, मास पर डिपेंड करता है, मास की पावर ए, लेंथ पर डिपेंड करता है, लेंथ की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, जी की पावर सी। इधर उधर भी कर सकते हो, एम की पावर बी भी बना सकते हो, डजंट मैटर। जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, मैं लिखूंगा टी इक्वल टू के टाइम्स एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। अगली स्टेप में डायमेंशनल एनालिसिस से मैं दोनों साइड की डायमेंशंस इक्वेट करूंगा। तो अगले स्टेप में लिखेंगे नाउ राइटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स वी गेट दोनों साइड्स पर तुम डायमेंशन लिखो। डायमेंशन ऑफ टाइम पीरियड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम की पावर ए, एल की पावर बी, जी की पावर सी। इसकी डायमेंशन है m0 l0 t। इधर देखेंगे तो मास की डायमेंशन m रेज़ टू पावर a, लेंथ की डायमेंशन l रेज़ टू पावर b, g बनेगा l t माइनस 2 रेज़ टू पावर c। कंबाइन करेंगे सभी डायमेंशंस को। m की पावर a एज इट इज, l की पावर b है और प्लस c है, b प्लस c, t की पावर माइनस 2c, और इधर है हमारे पास m0 l0 t, 1 कह सकते हो उसको, ये खाली कंपेयरिंग वी गेट दोनों साइड की डायमेंशन को तुमने कंपेयर किया, तुम्हें मिलता है a इक्वल टू 0, b प्लस c इक्वल टू 0, यानी b इक्वल टू माइनस c। तुम्हें मिलता है 1 इक्वल टू माइनस 2c या c इक्वल टू माइनस हाफ, और c की वैल्यू उठाकर जब तुम इसमें रख देते हो तो b मिल जाता है माइनस c के बराबर, इसका मतलब प्लस हाफ। a, b और c की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन 1 में। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 वी गेट हमें रिजल्ट मिलता है टाइम पीरियड t इक्वल टू k टाइम्स m के पावर 0, l के पावर b यानी हाफ, g की पावर माइनस हाफ, जिसको हम रीअरेंज करके प्रॉपर फॉर्मेट में जब लिखते हैं तो ये एक्सप्रेशन बनता है t इक्वल टू k टाइम्स अंडर रूट ऑफ
L/G। डायमेंशन एनालिसिस से यही निकाल सकते हैं। जो डायमेंशनल कांस्टेंट है ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनल कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, पर जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू प्रैक्टिकल से मिलेगी। तो प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, उससे तुम्हें k की वैल्यू मिलेगी 2 पाई, डायरेक्ट नहीं मिलेगी। एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि ये कांस्टेंट k जो है वो कितना होगा 2 पाई। दिस इज ऑल अबाउट डायमेंशनल एनालिसिस। इसमें और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस। इसमें लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस में तैयार करनी होगी, तो मैं क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तैयार करवाऊंगा। तो कल तुम एक टेस्ट दोगे, फिर हम उस टेस्ट को पूरा तरह से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आज के लिए काफी है। इसके लिए कोई एडिशनल तैयारी तो तुम्हें नहीं करनी।